हमास ने आज गाजा में खान यूनिस स्ट्रीट 5 इजराइल का पूरा कमांड और कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया है। ये सारी बातें आपको अफसाना लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है और इसके बारे में आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस प्लेटफॉर्म्स पे उसके साथ इजराइल ने इसको एडमिट भी किया है। दूसरी खबर, वेस्ट बैंक में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो यंग लड़के शहीद हुए हैं, जो यंग लड़कों ने, जो युवाओं ने जिस तरीके से सेटलर्स का मुकाबला किया है, गोलियां चली हैं दोनों तरफ से, जनता किस तरफ पे, मैं बार बार कह रहा हूं। तीसरी बात, कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने, गुस्ताव पेट्रो ने बड़ी बात कह दी, वही जो मैं कह रहा था कि गाजा केवल एक झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। उन्होंने कहा कि जो गाजा में हो रहा है, दुनिया के अमीर हमको दिखा रहे हैं कि अगर हमारा विरोध करोगे तो तुम्हारा यही हाल करेंगे। पहली बात जो मैं आपसे लगातार कह रहा था, पहली बार किसी बड़े पद के किसी व्यक्ति ने यह बात कही, गुस्ताव पेट्रो, कोलंबिया के लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा है कि जो ये दिखाया, ये एक नजारा है, झांकी है, यही चीज पूरी दुनिया में होगी। दूसरे शब्दों में अर्दोगन ने भी एक बार कहा था, मैं अर्दोगन का फैन नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब ईरान पे हमला हुआ था कि अगर आज तेहरान की बारी है तो कल इस्तांबुल की बारी है। यही नहीं समझ में आता, जब आप समझ रहे हो इन चीजों को, अर्दोगन जैसे लोग जब ये समझ रहे हो तो इस पर कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, साफ साफ और क्यों नहीं, चलो और साफ बोल भी नहीं रहे हो। टर्की के पास इतने रिसोर्सेज है, हमला कर सकता है इजराइल पे, लेकिन नहीं। फिर देखिए चौथी खबर, ईरान की बड़ी खबर है। ईरान ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में उन पायलट्स की आइडेंटिटी रिवील कर दी है, जो आईडीएफ के पायलट जिन्होंने गाजा में कत्लेआम किया, क्योंकि वो पायलट्स अभी तक नजरों से छुपे हुए हैं। जो आईडीएफ सोल्जर्स जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं, उनको तो आइडेंटिफाई करके अलग अलग देशों में हिंद रजब फाउंडेशन और तमाम फोर्सेज ने उनको आइडेंटिफाई करके, और कुछ जगह तो प्रोसिक्यूशन भी शुरू हो गया है, नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में। लेकिन पायलट्स जिन्होंने इतनी बम्बार्डमेंट की, इतने लोगों को मारा, मतलब कोई गिनती नहीं, अब तो 60,000 के ऊपर अब तो नई नई फिगर्स आ रही हैं। उन पायलट्स की आइडेंटिटी क्या, उनका चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ता, वो काम ईरान ने किया। 2 पायलट्स की आइडेंटिटी रिवील कर दी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उस पर हम स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ईरान को लेके मैंने आज खुर्रम शहर 5 जो ईरान की नई आईसीबीएम है, उसके बारे में हमने शॉर्ट आज डाला था, आप लोग ने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, पिछले सारी चीजों को भूल जाइए। ये एक नया वीडियो है, नया चैप्टर हम आपसे शुरू करते हैं, और ये पूरी तरह से हमास और ईरान और पूरे जो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पर फोकस रहेगा। और ये कभी मत भूलिएगा, जो हम लगातार जो थीम हम लेके चल रहे हैं 1857, जिस तरीके से गाजा में भुखमरी आज हो रही है, वो हिंदुस्तान में हुई थी। सैकड़ों, करीब 190 साल वो भुखमरी से हमको मारा गया, सीधे गोलियों से भी मारा गया, दोनों तरह से। वो दोनों चीजें आज कंबाइन होके, ये 190 सालों में बमबारी से, गोलीबारी से और भूख से जो मारा हिंदुस्तानियों को, 1 करोड़ बमबारी से और 1 करोड़ से ज्यादा भूखमरी से, उसी तरीके से गाजा में दोनों कंबाइन कर दी गई। और फिर कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि पूरी दुनिया में यह अब होने वाला है। तो मैं जो कह रहा हूं, मैं हमें शुरू से यह कह रहा हूं कि ये जो इजराइल कर रहा है गाजा में, ये पूरी दुनिया को रिकॉलोनाइज करने की, फिर से गुलाम बनाने की पश्चिम की साजिश है। क्या गलत मैं कह रहा हूं? मैंने तो बिल्कुल सही बात कही कि वेस्ट वांट्स टू कॉलोनाइज द एंटायर वर्ल्ड अगेन। और वो पूरी, और जो चीज वेस्ट ने की है 19th सेंचुरी में, मैंने कल बताई। अब कल के वीडियो की व्यूज उतने नहीं गए, अब उसमें आप लोगों की भी जिम्मेदारी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये हिस्टोरिकल पैरेलल्स ड्रॉ करना, यही तो कॉन्शियसनेस को रेस करता है। अभी आप देखिए जो ईरान ने काम किया, और ईरान ने देखिए और भी जो आईसीबीएम के बारे में रहता है, कल मैं और शॉर्ट्स डालूंगा कि जो एंटी शिप मिसाइल्स ईरान ने डेवलप की, उनका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। रशिया और चाइना के बारे में बहुत सारी नई खबरें, सीरिया के बारे में भी है, लेबनान के बारे में भी है, रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में भी किसी ने कहा था, उस पर भी बोलिए, तो आज उस पर भी मैं खबर लेके आया। तो हम लोग पूरा एक सिलसिला शुरू करते हैं, और अंत तक देखिएगा वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर देखिए जो आज जो हमास ने अल अमौदी ब्रिगेड, जो हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की मिली जुली है अल अमौदी ब्रिगेड, इसमें कई फैक्शंस के लोग, इसने जो खान यूनिस में स्ट्रीट 5 के करीब जो इजरायली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ाया है, आप तस्वुर नहीं कर सकते उसमें से जो ब्लास्ट हुआ है।
जब ब्लास्ट हुआ तो कई गाजा के लोग भागे कि मतलब कि फिर से इजराइल ने बमबारी कर दी, पर उसके बाद उन्होंने देखा कि इजरायली सोल्जर्स भाग रहे हैं, कम से कम 13 सोल्जर्स घायल हैं, और जो भाग रहे थे उसमें से एक सोल्जर अपना हाथ लिए भाग रहा था, कोई अपनी आंख लिए भाग रहा था। लिटरली मैं कह रहा हूं, किसी की आंख बाहर आते आते रह गई, आंख लिए वो पूरा भाग रहा था। अब मुझे वो सीन याद आ गए जो हमास ने कल भी वीडियो रिलीज किया, परसों भी, जो अभी होस्टेजेस गाजा के अंदर है हमास के पास, उनके जो वीडियो रिलीज कर रहा है हमास कि गाजा में अगर भूखमरी है तो हम इन लोगों को खाना कैसे दें। होस्टेजेस भी तो भूखमरी का शिकार होंगे। और वो जो वीडियो कल रिलीज किया अतिमार डेविड का, उसके बारे में थोड़ा सा हमने तस्करा कल किया था, आज उसके बारे में और थोड़ा बता दें आपको। अतिमार डेविड का जो वीडियो रिलीज किया उससे पूरी दुनिया सकते में, और पूरी दुनिया अतिमार डेविड एक इजरायली होस्टेज, उसके स्केलेटन्स दिख रहे हैं, उसको खाने, ऑब्वियसली खाना ही नहीं। जब उसके जो लोग उसको जिन लोगों ने प्रिजन में डाला है, जो उसके गार्ड्स हैं वो भूखे हैं, तो वो तो भूखा ही रहेगा ना। और पूरी हाय तौबा मच रही, अरे ये देखो हमास ने कर दिया, हमास ने कर दिया, इजराइल ने किया है ये, इजराइल ने भूखा मारा अपने लोगों को। और ये बात इजरायली समझ रहे हैं, तो क्योंकि इजरायली जो सेटलर्स हैं वो बड़ी संख्या में डेमोन्स्ट्रेशन निकाल रहे हैं, भिड़ंत कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं इस बात को कि तुरंत अभी के अभी हमास से समझौता करो, हमारे बच्चों को निकालो, भूख से मर रहे हैं वो, गाजा के लोग तो मर ही रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। और अब एक नई आवाज इजरायली स्ट्रीट से उठ रही, जो कभी हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि हमेशा ये था कि वो अपने प्रिजनर्स के लिए तो बोलते थे, गाजा की तबाही पे नहीं बोलते थे। अब वो गाजा की तबाही पे भी बोलने लगे। उन्होंने कहा कि जो हाल गाजा के बच्चों का हो रहा है वही हमारे प्रियजनों का हो रहा है, और ये अगर जल्दी नेतन्याहू ने नहीं किया तो हमारे प्रियजन भी इस तरीके से, खबर जल्द कभी भी आ सकती है कि कोई जो प्रिजनर है, होस्टेज है, वो भूखमरी से मारा गया। दुनिया में ये पहला केस होगा। लोग होस्टेजेस को उठाते हैं राजनीति में या एक पॉलिटिकल वॉर में, ये आम बात है, उठाते हैं, फिर बार्गेन उस पे एक पॉलिटिकल डिमांड्स रखी जाती हैं, और वही हमास कर रहा है, और वो मामला किसी न किसी तरह सुलझ जाता है। अगर वो कैदी मारे भी जाते हैं तो गोली से मारे जाते हैं। भूखमरी से कोई किसी कैदी को, आपने सुना है वीरप्पन ने भी उठाया था, कन्नड़ा के बहुत बड़े सुपरस्टार को, राजकुमार। क्या ये ऐसी खबर आई थी कि उसको वो भूखमरी से मारे गए? नक्सलियों ने भी उठाया, क्या भूखमरी से मारे गए? या तो वापस आए या गोलियों से मारे गए। भूखमरी से मारे जाने वाली ये दुनिया में पहली बार इजराइल, और ये इजराइल क्या, अमेरिका और पूरा यूरोप जो पूरी दुनिया पे राज करते थे, वो मैसेज दे रहे हैं हम फिर से राज करना चाहते हैं। अगर हमारा विरोध किया तो यही हाल होगा तुम्हारा। ट्रंप जिस तरह से भारत को उसने घुड़की दी है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। नरेंद्र मोदी भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। जिस तरह से भारत को अपमान किया, ये भारत के पुनः गुलाम होने की शुरुआत है। अगर जो नहीं मानता है वो भूल जाए कि वो भारत का नागरिक है। कल तुम्हारी नागरिकता नहीं रहेगी। अगर अमेरिका, इंग्लैंड और नेटो का शासन आया भारत में, तब नहीं रहेगी इजराइल की मदद से। और अगर हम लोग का आ गया तब भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम गद्दार कहलाए जाओगे जो अभी इस बात को नहीं मान रहे। और मैं साफ साफ बात करता हूं, खरी खरी। कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको कायर कर रहे। कायर तुम लोग हो ही, कायरता तुम लोग में भरी है। जो एक सज्जन थे, वो एक मूछें थी और मुस्लिम, वो कह रहे थे अरे तुम लोग क्या हो बताओ। अगर कुछ दम होता तो अभी तक अमरीश मिश्रा स्पीक्स के साथ और मजबूती से खड़े हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे डांटना को एक आशीर्वाद समझो, क्योंकि यही चीज है जो तुम्हें नेतृत्व देगा, यही चीज है जो तुम्हें आगे ले आएगी। क्योंकि खरी खोटी जो आदमी सुनाता है वो सच्चा होता है, और वो लीडर भी होता है। मीठी मीठी बातें करने वाला कोई आदमी लीडर नहीं होता। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो अभी देखिए, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि वेस्ट बैंक में, ये तो गाजा की बात हुई और ये प्रस्तावना हुई। उसके बाद वेस्ट बैंक में बल्कि वेस्ट बैंक से पहले जो गाजा के सेटलमेंट्स है, निरीम और येन हशलोशा, यहां पर हमास ने आज फिर रॉकेट दाग दिए। जो गाजा से सटे जो सेटलमेंट्स है, इन 2 सेटलमेंट्स पे हमास ने रॉकेट दागे। उसके बाद देखिए, जो एक और बड़ी चीज हुई कि हमास ने जो इस तरह के जो व्यापारी थे या अबू शबाब गैंग के लोग थे, उनको भी ढूंढ के मारा है, पब्लिकली मारा है और सबके सामने।
और ये भी एक बड़ी घटना है इजराइल इस पे, और ये घटना हुई है कुवैती हॉस्पिटल के पास खान यूनिस में, मारा है गोली धाड़ से। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में सबसे पहले जो अबू कबर दिरिया, ये शहीद हुआ लड़का, अकराबा में जो संघर्ष परसों हुआ था उसमें ये इसको गोली लगी थी, आज उसकी मृत्यु हुई, शहीद हुए वो, और उनका एक यंग लड़का एकदम 17-18 साल का। उसके बाद देखिए रमल्ला के तुरमुस अय्या में जबरदस्त क्लैशेस शुरू हो गए हैं, और रमल्ला से संदेश आया है कि लोग इसको महमूद अब्बास की जागीर समझते थे। रमल्ला अब उठ खड़ा हुआ है, वो हमास के साथ है, सीधी बात। उसके बाद बेत-उम्मार हिब्रॉन में, वहां पर जबरदस्त संघर्ष हुआ है, वहां पर भी इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा है। फिर इतना वेस्ट ऑफ हिब्रॉन, ये कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हमको तंज करते हैं कि आप जो बताते हैं वो कहीं मिलता नहीं। भाई तुम लोग चले जाओ ना यहां से, तुम लोग को कोई मतलब है? तुम्हें कहीं मिलता नहीं है तभी तो तुम, वही तो अमरीश मिश्रा स्पीक्स की खासियत है ना, कि तुम्हें हम बताते हैं और सही सोर्सेज से बताते हैं। अब इसको सुनो, इसको जरा ढूंढो, थोड़ी मेहनत करो। ये इतना जो वेस्ट ऑफ हिब्रॉन में है, ये कहां है, यहां पर आज क्या हुआ, ढूंढो चलो, आज तुम्हें टास्क देते हैं। उसके बाद सेंट्रल नाब्लस में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से हमास की फोर्सेज ने आईडीएफ के सोल्जर्स पर वार किया। फिर देखिए कबतिया में दोटन चेक पॉइंट वो चेक पॉइंट है जिसके बारे में लंबे समय से जो रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं, डोटन चेक पॉइंट मैंने आज से करीब 1 साल पहले बताया था कि डोटन चेक पॉइंट को कई बार हमास की फोर्सेज ने कब्जा कर लिया। उसके बाद कई बार, कम से कम 55 बार ऐसा हो चुका है, हमास ने कब्जा किया, फिर आईडीएफ, फिर हमास, वही आज फिर हुआ, आज फिर हमास ने कब्जा कर लिया। और ये अचानक हुआ है करीब 3-4 महीने के गैप के बाद। तो इजरायली सोल्जर्स सकते में हैं कि ये कैसे हो गया। उसके बाद देखो एक एरियल जगह है वेस्ट बैंक में, वहां पर एक स्टैबिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरीके से घायल हो गए। फिर रमल्ला, अब रमल्ला में से वही जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग हैं, बुजुर्ग वहां के कुछ पुराने, उन्होंने जो पहले कहा कि रमल्ला को लोग समझते थे कि वो महमूद अब्बास के साथ है लेकिन वो हमास के साथ है, उनमें से एक बुजुर्ग ओमार अस्साफ करीब आप सोचिए 72 साल के हैं, और इन्होंने आज अपने हाथ से पत्थर उठा के चलाए। उसके साथ जब वो भी, उसके बाद एक यंग लड़के से बम छीन के चलाया। वेस्ट बैंक में कुछ दिनों में महिलाएं, हिजाब पहनी महिलाएं बम चलाएंगी, क्योंकि देखिए वो बिल्कुल सही चीज है और वही एक क्रांतिकारी रास्ता है। महिलाएं हिजाब पहन के, जैसे आपको याद होगा जब सीज फायर हुआ था लेबनान में 27 नवंबर 2024, उसके बाद इजरायली फोर्सेज ने सीज फायर के बाद भी कई जगह से हट नहीं रही थी, तो जनता सड़क पे आ गई थी। हिजाब पहने महिलाएं टैंक के आगे खड़ी हो गई थी, याद है ना वो? तो वो जो पूरा सीन है वो फिर से सामने आ रहा है वेस्ट बैंक में। और वेस्ट बैंक में ये परंपरा नहीं रही है महिलाओं के आगे आने की, लेकिन जब लेबनान में आ गई तो फिर वेस्ट बैंक में शुरू हो गई वो प्रक्रिया। बहुत सारी इजरायली इंटेलिजेंस ने कहा है कि कम से कम 73 ऐसी महिलाएं हैं जिन पे हमारी नजर है जो एस्पोनाज एक्टिविटीज कर रही हैं हमास के लिए एक तरह से वो हथियार वगैरह जुटा रही हैं या कुछ इस तरह से कर रही है। अभी हम उनको अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन हम कल को उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो कर लो तुम अरेस्ट, तुम 73 क्या, तुम 74 को कर दो, लेकिन उसके साथ जो 174 खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या होगा? और वो हाथ से अपने बम चलाएंगी, फिर क्या करोगे? ये पूरी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमास इज अनबीटेबल। और ये इजरायली सेना के अंदर से ये पूरी आवाज आ रही है कि हमास को हराना बहुत ही मुश्किल है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 2 और जगह देखिए, हिब्रॉन में भी एक स्टैंड हुआ, जबरदस्त भिड़ंत हुई, और नाब्लस में, यहां भी जबरदस्त भिड़ंत हुई। उसके बाद देखिए जो अल अक्सा मस्जिद में आज जो हुआ, उसमें कम से कम आप सोचिए 3 से 4 हजार सेटलर्स और इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिविर के नेतृत्व में अल अक्सा मस्जिद में घुस गए, वहां पर टैलम्यूटिक रिचुअल्स पढ़ने लगे, और उसके बाद पता नहीं अजीब तरह से सर झुका के, कभी ये करके कभी वो करके, वो इस तरीके से रिचुअल्स पढ़ने लगे। बेन गिविर भी था उसमें,
कभी ऐसे करता था, कभी ऐसे करता था, और लेट जा रहे हैं वहां। मतलब उसको अच्छा, और ये कह रहे हैं कि आज इन्होंने एक कहा कि आज का दिन हम मना रहे हैं कि वो जो टेम्पल किंग डेविड ने बनाया था वो आज डिस्ट्रॉय हुआ था। कब? मतलब कोई उसका हिसाब ही नहीं है, कोई डेट तो है नहीं उसकी। वो 10th BC में, मतलब कोई उसका हिसाब नहीं है। 1000 BC। तो अब वो अच्छा, वो भी मैथोलॉजी है। तो आज वो मना, जब चाहे मना लो। तो भाई अगर किसी की चीज की वो डेट तुम्हारे यहाँ उस तरह का, हम हिंदुओं में जैसा एक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है तुम्हारे यहाँ तो है नहीं। हम लोग तो पंचांग से पता लगा लेते हैं कि उस दिन वो घटना हुई थी, कब हुई होगी। महाभारत की घटनाओं के बारे में भी हम करीब पहुंच रहे हैं समझने के लिए कि कब हुई होंगी। और यहां पर यह हालत है कि ऐसी कोई साइंस तुम्हारे पास नहीं, ऐसी कोई साइंस तुम्हारे पास नहीं है, ना ओल्ड टेस्टिमेंट में ना न्यू टेस्टिमेंट में, और तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो और वहां मस्जिद को डेजिग्रेट करने के लिए आए हो। और उसके बाद क्या हुआ? इतनी भी हिम्मत नहीं है इजरायलियों में कि मस्जिद को डेजिग्रेट कर रहे हैं तो उसको कम से कम खोल के कहें ना कि हम अल-अक्सा मस्जिद को एक जूइश टेंपल बनाना चाहते हैं। ये भी नहीं कह रहे। नेतन्याहू ने कहा कि स्टेटस को बनी रहेगी, यानी अल-अक्सा मस्जिद रहेगी। और ये जॉर्डन के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि आपको पता है अल-अक्सा मस्जिद फॉर्मली जॉर्डन के केयर में है। जैसे उधर मक्का मदीना में जो होली साइट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के अंडर हैं। तो भाई 1967 तक तो वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था ना। तो अल-अक्सा मस्जिद पे अभी भी जॉर्डन का एक तरह से रिलीजियस अधिकार उसका है, उसकी जिम्मेदारी है देखभाल करने, लेकिन वो देखभाल कर नहीं सकता, उसकी तो हिम्मत नहीं है। इजराइल, अच्छा नेतन्याहू की भी इतनी हिम्मत नहीं खुल के कह दे कि नहीं हम उखाड़ फेंकेंगे, कुछ नहीं। ये ड्रामा, प्योर ड्रामा, केवल उकसाने के लिए। और फिलिस्तीनी इसको समझ रहे हैं, वो जाके आराम से वहां पूजा कर रहे हैं या इबादत कर रहे हैं वहां पर, और उसके बाद वहां से निकल के वो 2 थप्पड़ भी लगा रहे हैं इजरायलियों। पूरा अल-अक्सा मस्जिद में जगह जगह अलग अलग ढूंढ के आज नई टैक्टिक्स के तहत जो इस तरीके के बेन गिवेर के लोग हैं उनको पकड़ के पीटा भी गया। ये भी सीख चाहिए। और इसी रिएक्शन में एक रब्बाई रोनिन शालोव, वो भी मार खाया, और उसने आज मार खाने के बाद ये कहा, ऐसे झापड़ पड़ा उसको, और फिर अपने कांग्रेगेशन में गया और वहां जाके कह रहा है कि गाजा में हॉलोकास्ट करना होगा, एक एक बच्चे को भूखा मार दो। ये कह रहा है रब्बाई रोनिन शालोव, जो आज मार खाया है अल-अक्सा मस्जिद में। कह रहा है एक एक बच्चे गाजा के उसको भूखा मार दो, अगर दम है तो मार के दिखाओ। और अगर, क्योंकि अब तो ये आर पार की लड़ाई, अब तो कोई पर्दा तो रह नहीं गया, अब तो खुल के तुम नरसंहार कर रहे हो, कह रहे हो डंके की चोट पे नरसंहार हम करेंगे, जो हमारा विरोध करेगा हम नरसंहार करेंगे। मतलब फिरौन भी तुम्हारे सामने बेकार, हिटलर भी तुम्हारे सामने बेकार, सब जितने भी आतताई थे वो तुम्हारे सामने बेकार है। तुम सबसे बड़े आतताई साबित हो गए, नेतन्याहू और ट्रंप, दुनिया के हत्यारे। लेकिन उनका आप देखो कि वो इस पर भी नरसंहार करते हुए भी अल-अक्सा मस्जिद को छूने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा फिर वो तो एक अलग ही कहानी है। फिर आप देखिए, इजरायली जर्नलिस्ट बेन कैस्पेट, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट है, इन्होंने मारिफ अखबार, जो हिब्रू अखबार है, उसमें इन्होंने लिखा, इजराइल हैज टर्न्ड फ्रॉम हंटर टू हंटेड, यानी जो शिकारी है वो शिकार बन गया है। और हमने नेतन्याहू को इतना कमजोर कभी नहीं देखा। वो चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। उसने एक सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है, आप सोचिए, एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, जिस कैबिनेट मीटिंग का जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि गाजा में लड़ाई कैसे बंद होगी, होस्टेजेस कैसे वापस आएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर है वो, जनता के लिए नहीं है। वो कैबिनेट मीटिंग इसलिए है कि नेतन्याहू की सुरक्षा कैसे हो। यार अभी तुम्हें सुरक्षा की, मतलब हम तो सोच रहे थे तुम्हारे पास मोसाद है, तुम्हारे पास जाने क्या क्या। खैर वो 7 अक्टूबर को सब सच्चाई खुल गई और अभी तक खुल रही है कि तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए हमास का। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि तुम्हें सुरक्षा की क्या जरूरत नेतन्याहू, तुम्हें सुरक्षा मतलब, और तुमने उसके लिए कैबिनेट मीटिंग बुला ली। इसी सब के चलते क्या हो रहा है कि इजरायली सेना में बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ रहा है। अब देखिए, जो चीफ ऑफ स्टाफ है इजरायली सेना की, इयाल जमीर, उन्होंने कहा है कि ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही है, यानी हमास ने जो हमास अपने टर्म्स पे ले आया है कि हम
रोज मारेंगे। वॉर ऑफ एट्रिशन, ये हिसाब थकाव की लड़ाई, चलो तुम भी मारो हम भी मारते हैं, देखते हैं पहले कौन थकता है। इसमें जो इसने जो एयाल ज़बीर ने कहा कि इस लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, और इस लड़ाई के लिए उन्होंने एक स्टॉप गैप कहा कि एक स्टॉप गैप मेजर हम कर सकते हैं कि भाई 3 महीने के बाद अगर कोई सोल्जर 3 महीने इस तरह की खतरनाक लड़ाई में फंसा रहे, फिर उसको 1.5 महीने की छुट्टी मिले। और इजराइल में छुट्टी वर्जित है। एक सोल्जर कम से कम 6 महीना सर्व करता है, उसके बाद उसको कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है। उन्होंने कहा 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, अरे सॉरी 3 महीने लड़ोगे, 1.5 महीना छुट्टी। और इसको लेके जो नेतन्याहू के मिनिस्टर्स हैं वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। यही हो रहा है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट यानी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें झगड़ा और बढ़ रहा है। फिर आप देखिए रिजर्व ब्रिगेडियर, अब ये जो ये सर्विंग है, रिजर्व ब्रिगेडियर डैनी वैन बर्न, ये सर्विंग रिजर्व ब्रिगेडियर, इन्होंने कहा है कि वी हैव अ वेरी फंडामेंटल, वी फेल्ड फंडामेंटली इन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ अवेयरनेस इन हमास एंड अवेयरनेस इन जनरल अमंग्स द गाजर्स। मतलब जो एक जागरूकता एक हमास में है, और जागरूकता का मतलब यहां वो नहीं है जैसे हम लोग लेते हैं कि जागरूक इंसान हो जाए और बड़ा प्रगतिशील हो जाए, वो नहीं। जागरूकता का मतलब यहां सिक्योरिटी अवेयरनेस, यानी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो जागरूकता हमास में है, अपने लोगों को बचाने में, अपने लोगों को किस तरह से बचाते हुए युद्ध करने की, ये जो कैपेबिलिटी हमास की, ये हम नहीं समझ पाए। ये साफ साफ उन्होंने कहा। सोचिए दुनिया कहां जा रही है और हम लोग कितने पीछे हैं। मतलब ये इस पे भी, और ठीक है तुम पीछे हो, हिंदुस्तान पीछे है, तो जो लोग पीछे रहते हैं वो गुलाम होते हैं। हम लोग जैसे जाबाज गुलाम नहीं होंगे, हम लोग तो लड़ते हुए कुछ ना कुछ आर या पार होंगे। लेकिन जो गुलाम होंगे, जो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग, तो वो अभी इस चीज को वो समझ लें कि जागरूकता तुम में वो वाली जागरूकता नहीं कि बहुत प्रगतिशील हो, बहुत जागरूक, वो नहीं। सिक्योरिटी अवेयरनेस, युद्ध के बारे में कितना जानते हो, अगर तुम्हारे घर पे हमला हो, अपनी बीवी बच्चों को बचाओगे कैसे और हमलावर को मारोगे कैसे? आता है तुम्हें? नहीं आता है तो अमरीश मिश्रा के पास आओ ट्रेनिंग लेने, सीधी बात है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आज 36 ट्रक्स आज ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए आज गाजा में आई। उनको ज्यादातर इजराइल ने लुटवा दिए, फिर भी हमास ने उन 36 में से 12 पे कब्जा करके उसको अपने लोगों तक पहुंचाया। 6 मौतें आज हुई हैं भुखमरी से, और अब देखिए कम से कम केवल कुपोषण और भुखमरी से 175 लोग, 175 गाजा के सिविलियन शहीद हो चुके। फिर देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। मतलब अद्भुत प्रदर्शन था, वो देखने लायक था। करीब 1 लाख से ऊपर लोग ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, जहां आप ऑस्ट्रेलिया कभी गए हो, सिडनी मेलबर्न आप चले जाइए, मतलब मीलों इतनी वहां की जनसंख्या इतनी कम है और क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि बड़ा मुश्किल है कि वहां इमेजिन करना कि कोई जुलूस निकले। एक अच्छे जुलूसों में वहां 300-400 लोग, बहुत बड़ा जुलूस हुआ तो 300-400 लोग होते, और आज कितने थे? लगभग 1 लाख लोग सिडनी में। और उसमें उन्होंने नेतन्याहू का पूरा पुतला बनाया हुआ था, हिटलर की तरह उसको बनाया हुआ था, उसका पुतला जलाया गया। बहुत सारी ऐसी चीज हुई जो ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुई, जो भारत जैसे देश में होती है। पुतला जलाना वगैरह हमारे जन आंदोलन का हिस्सा रहता है, वहां पर ये सब हुआ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने जबरदस्त हमला किया। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, जो कि भयंकर प्रो इजरायली है, जायनिस्ट है, एंथनी एल्बनीज, उसको कहना पड़ा कि जो इजराइल कर रहा है अब, वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। ये देखिए होता है जनता का प्रेशर, और ये एक बड़े लेवल पे इस पे एक चर्निंग हो रही है। उसके बाद देखिए ईरान। अब ईरान का मैंने आईसीबीएम तो आपको दिखाया, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो एंटी शिप मिसाइल्स ईरान डेवलप कर रहा है, ये एक बड़ी चीज है। ये पूरी दुनिया में ईरान देखिए पायनियर है कुछ चीजों में। एक तो जो पानी के अंदर से जो ड्रोन्स लॉन्च करने का एक मैंने आपको बताया था, वो पूरा अभी उसने यूज भी नहीं किया ईरान इजराइल वॉर में। अभी जो एंटी शिप मिसाइल्स है, इसके बारे में कल मैं शॉर्ट जारी करूंगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उन चीजों को सामने ला रही हैं जो अभी तक लोगों ने सोचा नहीं था, कि एंटी शिप मिसाइल्स को हम कैसे केवल शिप्स को भेजने में नहीं, बल्कि जो एयरक्राफ्ट है, यानी जो कहा जाता है कि ईरान की एयरफोर्स कमजोर है,
तो ईरान के पास अब उस तरह की एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो गई हैं कि वो उनसे सीधे मार करके इस बार इजराइल उस तरह से हमला भी नहीं कर सकता। अमेरिका के अगर B-2 बॉम्बर्स आए तो वो मार गिराए जाएंगे। ये इसमें पूरा ये खुद अमेरिकन कह रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, हम न्यूक्लियर में फंसे हैं ईरान और अच्छी फील्ड्स में, जो बाकी कन्वेंशनल फील्ड्स हैं उसमें अपना विकास कर रहा। उसके बाद इरानियन इंटेलिजेंस ने 2 लोगों के फाइटर्स के नाम जाहिर कर दिए हैं, पति पत्नी है वो इजरायली, जिनके ऊपर कम से कम 10,000 औरतों और बच्चों के कत्ल का इल्जाम है। मेजर याइल ऐश और उसकी वाइफ बार पिरिम्स। मेजर याइल ऐश मर्द और बार पिरिम्स उसकी वाइफ। अब इन दोनों के बारे में जब ईरान ने ये जानकारी सार्वजनिक कर दी, अब ये अंडरग्राउंड चले गए। इनको ये लग रहा है कि ईरान अपने एजेंट्स भेज के वहां मारेगा और फिर कहेगा देखो हमने गाजा का बदला लिया। और ईरान ये भी कह रहा है कि हम इस तरीके से, हमारे पास कम से कम 100 से ऊपर पायलट्स की लिस्ट है, हमने तो अभी 2 केवल चेहरे उजागर किए। अब ये चेहरे दुनिया में कहीं जा नहीं सकते, जहां जाएंगे वहां मारे जाएंगे। ईरान ने ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ और उसके साथ बाकी, आप तो देख ही रहे ना, IDF सोल्जर जिनको कोई पहचानता नहीं है, कोई जानते ही नहीं कि वो गाजा में लड़े या ना लड़े, बस IDF के नाम से वो मार खा रहे हैं पूरी दुनिया में। ये लोग अगर पहुंच गए तो इनकी तो जान बचनी असंभव है, चाहे मोसाद जितना कर ले। यही डर रहा है और इस पे इजराइल ने कहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये कभी भी वॉरफेयर में नहीं हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी इस तरह से नहीं हुई थी। और ये सबसे घातक हथियार ईरान के पास है, उसकी इंटेलिजेंस, और वो जिस तरीके से उसको यूज कर रहा है वो चौंका देने वाली बात। उसके बाद देखिए, अफ्रीका के बड़े लीडर हैं अब्दी वहाब शेख अब्दी समद। इन्होंने भी कहा है कि अफ्रीका में जो पूरी तरह से इजराइल अमेरिका वही करना चाह रहे हैं जैसे कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि अफ्रीका को फिर से गुलाम बनाने की योजना है। अब लैटिन अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं लैटिन अमेरिका को गुलाम बनाने की योजना है। अफ्रीका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अफ्रीका के बड़े लीडर कह रहे हैं कि अफ्रीका को गुलाम बनाने की योजना है। साउथ एशिया में लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? पाकिस्तान क्यों नहीं कह रहा है? भारत क्यों नहीं कह रहा है? बांग्लादेश क्यों नहीं कह रहा है? कहना चाहिए ना। उसके बाद देखिए सीरिया। अब सीरिया में क्या हुआ है कि जो, अब यही कमाल की बात है, सीरिया में जो वो ड्रूज मिलिटेंट्स जो एंटी इजराइल, उन्होंने एक शहर कब्जा कर लिया आज। इस शहर का नाम है तल अल हदीद। तल अल हदीद सीरिया में ड्रूज जो एंटी इजराइल, उन्होंने कहा एंटी इजराइल भी है, एंटी HTS भी, यानी प्रो ईरान प्रो हमास, उन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके जवाब में इजराइल की जब एक यूनिट 504 मिलिट्री इंटेलिजेंस की, जब वो वहां गई और उसने पता लगा कि हमला करने की कोशिश की, तो वो हमला फेल हो गया। ये बड़ी चीज हुई है, वो हमला फेल हो गया। उसके बाद देखिए, चाइना और रशिया ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं सी ऑफ जापान में, ये पैसिफिक में, और US के साथ वहां टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बार बार बताया। और उसके साथ साथ यूक्रेन वॉर में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। रशिया ने कम से कम 51 ड्रोन्स ऐसे मारे हैं जिसमें 4 यूक्रेन के बड़े जनरल्स मारे गए। ये बहुत बड़ी घटना हो गई है। 4 यूक्रेन के जनरल्स मारे गए हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इसको पूरी तरह से दबा दिया गया। अगर इजराइल में मिलिट्री सेंसरशिप है तो यूक्रेन में उससे कहीं ज्यादा। यूक्रेन तो पूरा खुला एक नाजी स्टेट है। देखिए, वेस्ट हर जगह, इजराइल में, यूक्रेन में, सब जगह नाजिज्म को बढ़ावा दे रहा है। जिस नाजिज्म के खिलाफ स्टालिन लड़े थे, कम्युनिस्ट लड़े थे, खुद अमेरिका और इंग्लैंड लड़े थे। लेकिन अब साबित हो गया कि अमेरिका और इंग्लैंड तो जीतना चाहते ही नहीं थे। वो तो चाहते थे हिटलर स्टालिन को खत्म करे। वो स्टालिन ने उसको हरा दिया तो ये भी अपना आ गए कि हमने भी हराया। ये तो असलियत क्या, असलियत तो ये तो चाहते थे हिटलर जीते। ये तो चाहते हैं फैसिज्म नाजिज्म है, क्योंकि तभी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद और इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का जो विश्व साम्राज्य है, वो तभी तो पुनर्स्थापित होगा जब नाजिज्म आएगा। उसकी विचारधारा, और ज़ायनिज्म नाजिज्म है, जियो नाजियम उसको कहते हैं इसलिए। तो ये देखिए, आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबरें थी। हम आपके बीच कल फिर आएंगे, कुछ शॉर्ट्स भी लेके आएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।